हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग में अपन लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। जब भी अपन बात करते हैं लेजर पोस्टिंग की या जनरल एंट्रीज की, रूल्स हरदम सेम रहते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है उसे अपन डेबिट करेंगे, जो चीज जा रही है उसे अपन क्रेडिट करेंगे। कॉस्ट बुक्स में अपन ने देखा था असेट्स और लाइबिलिटीज की जगह अपन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं। वहीं अपन इंटीग्रेटेड बुक्स में अपन असेट्स एंड लाइबिलिटीज ही कंसिडर करते हैं। अपन असेट्स एंड लाइबिलिटीज की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अपन इंडिविजुअल अकाउंट से रिलेटेड लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर एक पूरा क्वेश्चन लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जांपल है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब जनवरी महीने में ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं और यहाँ पे अपन को स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है जो मटेरियल से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले अपन ने मटेरियल परचेज करा है 50,000 रुपीज का। तो जब भी मटेरियल अपन परचेज करते हैं, स्टोर में मटेरियल इंक्रीज होता है तो अपन डेबिट साइड में लिखेंगे, और मटेरियल अपन ने कैश में परचेज कराया तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिटर्न टू सप्लायर। अब अपन ने सप्लायर को गुड्स रिटर्न करे 6,000 रुपीज के। या तो वो गुड्स अच्छी कंडीशन में नहीं थे या फिर वो डैमेज हो गए थे, इसलिए अपन रिटर्न करते हैं। तो जब गुड्स स्टोर से जाते हैं तो अपन उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब अपन ने परचेज करा था तो कैश अपन ने दिया था सप्लायर को, जब अपन रिटर्न करेंगे तो वापस से वो अपन को कैश दे देगा। तो क्रेडिट साइड में अपन लिख लेते हैं बाय कैश अकाउंट, और अपन ने 6,000 के गुड्स उसको रिटर्न कर दिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मटेरियल अपन इशू करें 30,000 रुपीज का। अब अपन स्टोर से चाहे अपन डायरेक्ट मटेरियल इशू करें चाहे अपन इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करें, दोनों ही केस में स्टोर से मटेरियल जा रहा है, इसलिए अपन को क्रेडिट साइड में लिखना है। और यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल इशू हो रहा है प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन की जगह अपन यूज करते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, और प्रोडक्शन में 30,000 का डायरेक्ट मटेरियल अपन ने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं होता मगर इनडायरेक्टली यूज होता है। तो यहाँ पे अपन ने 4,000 इशू करा है, मगर यहाँ पे अपन इनडायरेक्ट मटेरियल के केस में उसको फैक्ट्री ओवरहेड का नाम लेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और 4,000 का मटेरियल अपन ने फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट अपन इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं ऑफिस में, तो ऑफिस डिपार्टमेंट में अपन ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, 2,000 का मटेरियल अपन ने ऑफिस में भेज दिया। और लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर अपन सेलिंग डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और 3,000 का मटेरियल अपना सेलिंग डिपार्टमेंट में चला गया। अब जब अपन ने मटेरियल परचेज करा था वो 50,000 का था, और मटेरियल यूज कर लिया अपन ने 45,000 का, तो बैलेंस अपने पास रह गया 5,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस CD 5,000 रुपीज का अपना रॉ मटेरियल स्टोर में रह गया। नेक्स्ट एग्जांपल है वेजेस से रिलेटेड। तो यहाँ पे अपन ने वेजेस पे करी वर्कर्स और एम्प्लॉयज को 1,20,000। अब वेजेस अपना एक्सपेंस होता है, सारे एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं। तो अपन ने वेजेस कैश में दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अपनी जनरल एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे डेबिट साइड में अपन ने लिख लिया टू कैश अकाउंट, और 1,20,000 अपन ने वेजेस का पेमेंट कर दिया। अब जब अपन वेजेस चार्ज करते हैं तो वेजेस अपन उस डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं जहां पे वो वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट वेजेस अपन उन वर्कर्स को देते हैं जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे जब अपन डायरेक्ट की बात करते हैं तो अपने पास आ जाता है WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रोडक्शन के केस में। तो अपन ने 70,000 की वेजेस उन वर्कर्स को दी है जो प्रोडक्शन या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, 70,000 की वेजेस अपन ने दे दी वर्कर्स को। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस अपन पे कर रहे हैं वर्कर्स को जो फैक्ट्री में काम तो कर रहे हैं बट डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो इसको अपन फैक्ट्री से चार्ज करेंगे। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय
फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 30,000 की वेजेस अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से चार्ज कर ली। सैलरी टू सेलिंग स्टाफ, अब सेलिंग स्टाफ में जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको अपन ने सैलरी दी 5,000 की। तो क्योंकि अपन ने ये सेलिंग डिपार्टमेंट से चार्ज करेंगे, क्योंकि अपन ने वहाँ पे जो काम कर रहा है उसको दी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 5,000। और लास्ट अपन 15,000 की सैलरी एडमिन स्टाफ को दे रहे हैं, तो अपन ऑफिस और एडमिन स्टाफ से चार्ज करेंगे। तो बाय ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 15,000 की अपन ने वेजेस और सैलरी पे कर दी। तो टोटल अपन ने सैलरी और वेजेस दिए थे 1,20,000 और पूरे के पूरे अपन ने चार्ज कर लिए 1,20,000 के। नेक्स्ट है अपने पास ओवरहेड से रिलेटेड लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो उसके पहले अपन कॉस्ट बुक्स में जब अपन लेजर पोस्टिंग करते हैं तो कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले आता है अपना स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसके अंदर अपन मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लेते हैं। दूसरा है वेजेस कंट्रोल अकाउंट, जिसके अंदर अपन वेजेस अपन ने पे करी है वर्कर्स को और अपन ने डिफरेंट डिपार्टमेंट से चार्ज करी है जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, वो अपन लेते हैं ट्रांजेक्शन्स। और थर्ड ट्रांजेक्शन्स अपन अकाउंट बनाते हैं अपन फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का, जिसके अंदर अपन फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस लेते हैं। अब इन तीनों अकाउंट के बैलेंसेस अपन ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसको अपन बोलते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे अपन एक नया अकाउंट ओपन करते हैं एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और इन दोनों अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में। यहाँ पे अपना लास्ट ओवरहेड अकाउंट बनता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इन दोनों अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का जो बैलेंस होता है वो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि अपन कॉस्ट बुक्स में कितना प्रॉफिट आया है ये फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले जब अपन फैक्ट्री ओवरहेड की बात करेंगे, किसी भी ओवरहेड को यदि अपन पे करते हैं तो अपनी एंट्री होती है, क्योंकि ओवरहेड अपना एक्सपेंस होता है, सारे एक्सपेंसेस को अपन डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंसेस या ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आता है। मगर जब अपन चार्ज करते हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड अपन चार्ज कर रहे हैं WIP से, तो यहाँ पे अपन WIP को डेबिट कर देते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड को क्रेडिट कर देते हैं। वैसे ही अपन एडमिन ओवरहेड अपन चार्ज करते हैं फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट से, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अपन चार्ज करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से। तो अपन इसके बेसिस पे अपन लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में अपन को दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड अपन ने पे करा है 30,000 रुपीज़ का, और रिकवर्ड और एब्जॉर्ब कर रहे हैं 25,000, यानी 5,000 का अपन को लॉस हो गया जो अपन कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट की लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। तो अपन ने पे करा है फैक्ट्री ओवरहेड 30,000 का, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अपन ने पेमेंट कर दिया 30,000 रुपीज़ का। नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का पेमेंट करा अपन ने 20,000 का, तो यहाँ पे भी डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, अपन ने एडमिन ओवरहेड का पेमेंट कर दिया 20,000 का। और थर्ड और लास्ट ओवरहेड अपना सेलिंग ओवरहेड, जिसका पेमेंट करा अपन ने 10,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे भी आ जाएगा टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। तो सबसे पहले अपन ने पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं चार्जिंग और रिकवर ऑफ ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड अपन चार्ज करते हैं WIP से, तो क्रेडिट साइड में अपन लिख लेंगे बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, और अपन ने चार्ज कर लिया 25,000। तो 5,000 का अपन को लॉस हो गया जो कॉस्टिंग P&L में अपन ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट 5,000 का अपन को लॉस हो गया फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। नेक्स्ट है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड का पेमेंट करा था 20,000 का, मगर रिकवर अपन ने 22,000 कर लिया, यानी अपन को प्रॉफिट हो गया। तो अपन ऑफिस और एडमिन ओवरहेड रिकवर करते हैं फिनिश स्टॉक से, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 22,000, और जो बैलेंसिंग वैल्यू है वो डेबिट साइड में प्रॉफिट हुआ जो अपन ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग P&L अकाउंट में, तो टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट 22,000 रुपीज़। लास्ट है अपना सेलिंग ओवरहेड 7,000 का अपन ने रिकवर करा है, और सेलिंग ओवरहेड अपन रिकवर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से, जैसे अपन ने फ्लो चार्ट में समझा था। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,000 का सेलिंग ओवरहेड अपन ने रिकवर कर दिया।
3000 का अपन को लॉस हो गया जो अपन कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स है। तो बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट 3000 रुपीज़। तो इस तरह से अपन ओवरहेड्स की लेजर पोस्टिंग करते हैं। अब अपन एक पूरा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि अपन को पूरी चीज़ क्लियर हो जाए कि एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन आता है और अपन लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे अपना एग्जाम्पल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू शो द लेजर अकाउंट्स। एक तो अपन को लेजर अकाउंट बनाना है और दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2021 और इंटीग्रेटेड सिस्टम अकाउंटिंग अपन को फॉलो करनी है। तो यहाँ पे अपन को ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले अपने पास बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है शेयर कैपिटल का 1,50,000 का। तो सबसे पहले अपन क्रेडिट बैलेंसेस लिख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड में अपन लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000। नेक्स्ट अपन को बैलेंस दिया हुआ है रिजर्व्स का 1 लाख रुपीज़ का, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट बैलेंस है अपने पास सैलरी क्रेडिटर्स का, क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000 के ड्यूज चल रहे हैं सैलरी क्रेडिटर्स के। प्लांट एंड मशीनरी का अपने पास डेबिट बैलेंस है 2,87,500। तो यहाँ पे अपन डेबिट साइड में लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 287,500। नेक्स्ट अपन को सैलरी डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट अपने पास बैलेंस दिया हुआ है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में अपने पास मटेरियल 75,000 का है और कैश बैलेंस अपने पास है 37,500 का। दोनों ही डेबिट बैलेंस है। तो सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में अपन डेबिट साइड में लिख लेते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का अपने पास बैलेंस है 75,000 का और कैश बैलेंस अपने पास है 37,500। यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500। अब सबसे पहले अपन ने डेबिट और क्रेडिट साइड में जो बैलेंसेस गिवन थे वो लिख लिए। अब एक एक करके अपन ट्रांजेक्शन्स देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने मटेरियल परचेज करा है क्रेडिट में 5 लाख रुपीज़ का। तो जब भी अपन मटेरियल परचेज करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में मटेरियल बढ़ जाएगा तो अपन डेबिट साइड में करेंगे। और क्योंकि अपन ने क्रेडिट में परचेज करा है तो यहाँ पे आ जाएगा टू सैलरी क्रेडिटर्स अकाउंट और अपन ने मटेरियल परचेज करा है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपीज़ का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख रुपीज़ और सैलरी क्रेडिटर्स में आ जाएगा बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट अपन को ट्रांजैक्शन दिया हुआ है मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में जब भी अपन मटेरियल इशू करते हैं स्टोर से तो WIP से अपन क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं। तो 5,25,000 का अपन ने मटेरियल इशू करा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 5,25,000 का मटेरियल स्टोर से चला गया प्रोडक्शन के अंदर और क्योंकि ये WIP में गया तो WIP में आ जाएगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट और यहाँ पे आ गया अपने पास मटेरियल टू 5,25,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट वेजेस अपन ने पे करी है 3,25,000 की और चार्ज करी है वेजेस अपन ने 3 लाख रुपीज़ की। जब अपन वेजेस पे करते हैं तो टू कैश से अपन एंट्री करते हैं और अब वेजेस चार्ज करते हैं अपन WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से। तो दोनों एंट्रीज अपन वेजेस कंट्रोल अकाउंट में सबसे पहले पेमेंट की कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट और अपन ने वेजेस पे करी है 3 लाख रुपीज़ की। तो वेजेस पेमेंट में आ जाएगा 3 लाख रुपीज़, सॉरी 3,25,000 की पे करी है अपन ने वेजेस और यहाँ पे कैश में आ जाएगा बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 3,25,000। नेक्स्ट अपन ने वेजेस चार्ज करी है 3 लाख रुपीज़ की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 3 लाख रुपीज़ की वेजेस अपन ने उन वर्कर्स को दिए जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं और डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से। और WIP में आ जाएगा टू
वेजेस कंट्रोल अकाउंट 3 लाख रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड इनकर। फैक्ट्री ओवरहेड का पेमेंट करा है अपन ने 1,50,000 से, और चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड अपन चार्ज करते हैं WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट से, जैसा अपन ने फ्लो चार्ट में देखा था, और अपन चार्ज कर रहे हैं 137,500 से। तो सबसे पहले अपन पेमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड की एंट्री कर लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड का अपन ने पेमेंट कर दिया एक्सपेंसेस का 1,50,000 का, और कैश अकाउंट में आ जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 1,50,000, और फैक्ट्री ओवरहेड अपन चार्ज कर रहे हैं WIP से, तो बाय WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 137,500 के अपन ने चार्ज करे हैं, और WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 137,500 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अपने पास सेलिंग ओवरहेड, अपन ने पेमेंट करें 50,000 का, तो सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, सेलिंग ओवरहेड आया अपने 50,000 के, और कैश अकाउंट में आ जाएगा बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 50,000 रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिनिश गुड्स एट कॉस्ट। जब अपन फिनिश गुड्स एट कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे गुड्स WIP से ट्रांसफर होके फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाते हैं। तो WIP से फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में जा रहे हैं, तो WIP में तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्योंकि गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, और यहाँ पे गुड्स चले गए 9 लाख रुपीज के, और फिनिश स्टॉक में आ जाएगा क्योंकि गुड्स फिनिश स्टॉक में आए हैं, तो यहाँ पे अपन डेबिट साइड में लिख देंगे क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, तो टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट 9 लाख रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल्स अपन ने करी है 11 लाख रुपीज की, तो सेल्स अपना इनकम होती है और ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट में अपन लिख लेंगे बाय सैंड्री डेटर्स अकाउंट 11 लाख रुपीज के अपन ने सेल्स करी है क्रेडिट में, और डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा टू सेल्स 11 लाख रुपीज की अपनी सेल्स हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब अपन ने डेटर्स से कैश रिसीव करा है 10,50,000 का, तो डेटर्स अकाउंट में आ जाएगा, अपन ने कैश रिसीव करा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट आएगा, तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में अपन लिख लेंगे बाय कैश अकाउंट, और अपन ने कैश रिसीव करा है डेटर्स से 10,50,000 का, यहाँ पे आ जाएगा 10,50,000, और कैश अकाउंट में आ जाएगा टू सैंड्री डेटर्स, क्योंकि अपन ने डेटर से रिसीव करा है 10,50,000 रुपीज का कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को अपन पेमेंट कर रहे हैं 5,50,000 का, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में पेमेंट कर देंगे अपन टू कैश, क्योंकि अपन पेमेंट करेंगे तो सैंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा, तो क्रेडिटर्स में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और क्रेडिटर्स को अपन पेमेंट कर रहे हैं 5,50,000 का। और लास्ट ट्रांजेक्शन है अपने पास स्टोर इन हैंड, यानी क्लोजिंग स्टॉक अपन को स्टोर में दिया हुआ है 50,000 का, और फिनिश गुड्स में भी क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक की अपन एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन 50,000 का स्टॉक रह गया अपना स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में, और फिनिश गुड्स में भी अपने पास अनसोल्ड गुड्स रह गए 50,000 के, तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया बाय बैलेंस कैरीड डाउन 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए। अब सबसे पहले अपन एक एक ट्रांजेक्शन्स को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास शेयर कैपिटल है, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो एज इट इज यही अपना बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,50,000। नेक्स्ट अकाउंट है रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट में भी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे भी एज इट इज आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 1 लाख रुपीज।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिटर्स का। अब क्रेडिटर्स 7,50,000 के थे, जिसमें से अपन ने 5,50,000 का पेमेंट कर दिया, तो 2 लाख के क्रेडिटर्स का पेमेंट बच गया। ये अपना बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट अकाउंट है अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 287,500। नेक्स्ट अकाउंट है अपने पास डेटर्स। अब डेटर्स में अपन ने डेटर्स का टोटल अमाउंट हुआ था 12 लाख रुपीज का, जिसमें अपन को 10,50,000 का कैश रिसीव हो गया था और बैलेंस बच गया अपने पास 1,50,000। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1,50,000। नेक्स्ट अकाउंट है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में अपने डेबिट साइड में भी 5,75,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड में भी अपने पास 5,75,000 आ रहा है। इसका मतलब है कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस ऑलरेडी अपन ने लिख चुके हैं, 50,000 का बैलेंस है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट में 3,25,000 के टोटल वेजेस का अपन ने पेमेंट करा था, मगर जो प्रोडक्शन यानी डायरेक्ट वेजेस है वो 3 लाख रुपीज है, जो अपन ने WIP में ट्रांसफर कर दिया। तो बैलेंसिंग वैल्यू अपना इनडायरेक्ट वेजेस हो जाते हैं और इनडायरेक्ट वेजेस अपन फैक्ट्री से चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 25,000 के इनडायरेक्ट वेजेस है, जो अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड से चार्ज कर लिया, और फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 25,000। नेक्स्ट अकाउंट है अपना कैश बैलेंस, और कैश अकाउंट के अंदर एक एंट्री अपन ने नहीं करी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स वाली। तो यहाँ पे अपन ने क्रेडिटर्स को पेमेंट करा था टू कैश अकाउंट 5,50,000 का। तो यहाँ पे अपन कैश अकाउंट में कर देते हैं बाय सैंड्री क्रेडिटर्स 5,50,000। अब कितना बैलेंस रह गया अपना कैश बैलेंस? अब कैश बैलेंस रह गया अपना 12,500 का। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन 12,500। नेक्स्ट है अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड में तो है 1,75,000 और क्रेडिट 137,500 है। तो अपने पास बैलेंस रह गया क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरीड डाउन 37,500 रुपीज का। नेक्स्ट है अपने पास WIP लेजर अकाउंट, इसका बैलेंस अपने पास है 62,500 का। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन 62,500। नेक्स्ट अकाउंट आ जाता है अपना फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब फिनिश स्टॉक के जो बैलेंसिंग वैल्यू होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे अपन फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिख लेते हैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यहाँ पे बैलेंसिंग वैल्यू आ जाएगा अपना 8,50,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में टोटल कॉस्ट आ जाती है तो टू फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 8,50,000 के गुड्स फिनिश स्टॉक से कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर हो गए हैं। नेक्स्ट आता है सेलिंग ओवरहेड का भी बैलेंसिंग वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है। तो यहाँ पे भी अपन लिख लेते हैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 50,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाता है टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 50,000। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो बैलेंस है और सेल्स का बैलेंस है ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका बैलेंस है अपने पास बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9 लाख रुपीज का, और सेल्स का बैलेंस है 11 लाख रुपीज। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन 11 लाख रुपीज। अब इन सब बैलेंसेस को अपन ट्रायल बैलेंस पे लिख के देखते हैं कि अपना ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि मैच नहीं हो रहा है इसका मतलब है अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो सबसे पहले अपने पास शेयर कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है 1,50,000 का, और रिजर्व्स में क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपीज का। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले लिखा अपन ने शेयर कैपिटल में अपने पास बैलेंस है 1,50,000 का, और रिजर्व्स में अपने पास बैलेंस है 1 लाख रुपीज का। इसका भी क्रेडिट बैलेंस है तो इसको भी अपन क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंट अपन ने बनाया था
सैलरी क्रेडिटर्स का, तो सैलरी क्रेडिटर्स को अपन ने कितना पेमेंट नहीं करा, 2 लाख रुपीज का पेमेंट नहीं करा, तो ये अपना बैलेंसिंग वैल्यू हो गया। और प्लांट एंड मशीनरी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था, तो ये भी अपना बैलेंसिंग वैल्यू हो गया। क्रेडिट सैलरी क्रेडिटर्स का तो क्रेडिट बैलेंस है और प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले अपन सैलरी क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरी क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 लाख रुपीज का क्रेडिटर्स अकाउंट में बैलेंस है। और प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस लिख लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और इसका बैलेंस है 287,500 रुपीज का। नेक्स्ट अकाउंट अपने पास है सैलरी डेटर्स। सैलरी डेटर्स का बैलेंस है 1,50,000 का, और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 50,000 रुपीज का। इन दोनों बैलेंसेस को लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले लिखते हैं अपन प्लांट एंड मशीनरी के बाद सैलरी डेटर्स का बैलेंस। तो डेटर्स का अपने पास बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 1,50,000 का। और नेक्स्ट बैलेंस अपन को स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का दिया हुआ है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इसका भी डेबिट बैलेंस है 50,000 रुपीज का। नेक्स्ट अकाउंट अपने पास है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के बाद वेजेस कंट्रोल अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। कैश बैलेंस अपने पास है 12,500 रुपीज का। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस है 37,500 का। और WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस है 62,500 रुपीज का। इन तीनों अकाउंट के बैलेंसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले कैश एंड बैंक बैलेंस है अपने पास 12,500 रुपीज का डेबिट बैलेंस है। फिर उसके बाद अपने पास है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है 37,500 का। और WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, और इसका बैलेंस है 62,500 रुपीज का। नेक्स्ट अकाउंट अपने पास है फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस है 50,000 का। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का बैलेंस है 9 लाख रुपीज का। तो ये भी अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 50,000 का। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 50,000 का बैलेंस है। और नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि ये भी एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे अपना डेबिट बैलेंस है इसका 9 लाख रुपीज का। और लास्ट अपने पास सेल्स अकाउंट है, इसका बैलेंस है 11 लाख रुपीज का। तो सेल्स का बैलेंस लिख लेते हैं। सेल्स अपनी इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस है 11 लाख रुपीज का। अब टोटल कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस का। तो डेबिट साइड में अपना पास आ रहा है 15,50,000 और क्रेडिट साइड में भी 15,50,000। इसका मतलब है अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है और सारी एंट्रीज अपन ने उसकी लेजर पोस्टिंग बिल्कुल सही करी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले अपन ने देखा, अपन ने इंडिविजुअल अकाउंट से रिलेटेड लेजर पोस्टिंग करी। सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का एग्जांपल लिया, फिर वेजेस कंट्रोल अकाउंट में वेजेस पेमेंट करना और उनको चार्ज करने से रिलेटेड लेजर पोस्टिंग करी, और फिर नेक्स्ट एग्जांपल था अपना ओवरहेड से रिलेटेड, और लास्ट में अपन ने क्वेश्चन लिया जो अपने एग्जामिनेशन, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, please like this video and share this video and subscribe the channel. Thank you so much. Have a nice day.